नमस्कार। आज हम लोग आनुवंशिक रोग जेनेटिकल डिजीज़ के बारे में देखते हैं। भाई कुछ रोग ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके माँ बाप से उनके बच्चों में चले जाते हैं। जैसे जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जेनेटिक्स का मतलब होता है कि वह गुण जो माता पिता के द्वारा उनके संतानों में चले जाते हैं। अब जैसे हमने पढ़ाया था, आपकी जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। उन्होंने मटर के पौधे प्रयोग किया था और 3 नियम दिया था। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, 3 नियम थे। तो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई आनुवंशिक बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। जो बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता या नाना नानी या बाबा दादी की जीन के द्वारा उनकी संतानों में जो है पहुंचती हैं, उनको जेनेटिकल डिजीज़ कहते हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर भी नहीं कहते हैं। तो ये देखते हैं भाई कुछ बीमारियां, जैसे आप देखेंगे कॉमन बीमारी आपकी वर्णांधता होती है। वर्णांधता क्या होती है कि वर्णांधता में रंगों की पहचान नहीं कर पाती। जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, रेलवे की वैकेंसी के जब उनका प्री मेन निकल जाता है तो इंटरव्यू लास्ट में होता है। तो इंटरव्यू में कलर की पहचान की जाती है। कलर की पहचान जैसे देखते हैं आप, सिग्नल हो गया रेड तो गाड़ी रुक जाएगी, हरा हो गया तो जाएगी, या झंडी वगैरह दिखाते हैं रेड और ग्रीन की, तो उस समय वो उनको कलर की पहचान नहीं हो पाती। रेड दिखाएंगे तो वो जो है नीला दिखाई देगा, हरा दिखाएंगे तो वो इस तरीके से कलर उनका कंफर्म नहीं हो पाता। तो वहाँ से फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो यहाँ जाकर के छट जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये मुख्यतः पुरुषों में होता है वर्णांधता बीमारी, जो कलर ब्लाइंडनेस या कलर विजन डिफिशियंसी भी इसे कहते हैं। ये पूरी दुनिया में 8% लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो ये भी एक बीमारी है जो अगर किसी को है तो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बच्चों में जो है वो होती रहेगी। और वो मेंडल के नियम के अनुसार कहीं दिखाई देगी तो अगली पीढ़ी में हो सकता है प्रभावी हो तो दिखाई देगी, अप्रभावी हो तो सुस्ता अवस्था में रहेगी। तो इस तरीके से अगला है आपका होमोफीलिया। होमोफीलिया नाम से ये स्पष्ट है कि मतलब जो हीमोग्लोबिन ब्लड को कैरी करता है। आप समझ लें कि एक तरीके से फीलिया मतलब कि ब्लड का थक्का नहीं जमता। जब ब्लड का थक्का क्यों जमता है? हीपैरिन नामक प्रोटीन होती है हमारे ब्लड में। वो प्रोटीन क्या होती है कि जब हवा के संपर्क में आती है तो जैसे हमें कहीं चोट लगती है तो जब हिपैरिन प्रोटीन जो हवा के संपर्क में आती है तो वहाँ आकर के जो है वो गुच्छा बना लेती है। गुच्छा बना लेगी तो उसमें जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी की जो कणिकाएँ होती हैं वो उसमें आके फंस जाती हैं। उसका ब्लड क्लॉटिंग वाले में मैंने पढ़ाया था प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिनेज है। तो इस तरीके से अच्छा, जब अब आप पूछेंगे भाई अब हमारे शरीर में ब्लड क्यों नहीं जमता? क्योंकि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें हिपैरिन जो है हवा से संपर्क नहीं होता। अब कभी कभी आप देखेंगे कि जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो वो पूरे निडल में जो इंजेक्शन को लगा के पूरा ऊपर तक निकाल देता है। अगर थोड़ी सी भी हवा उसमें रह जाएगी तो जब वो हवा अंदर प्रवेश कर जाएगी तो हवा जब अंदर प्रवेश कर जाएगी तो ब्लड में जा करके वो हवा के संपर्क में हिपैरिन आएगा तो वहाँ भी ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। और जब ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी तो पता चलेगा कि वो काला पड़ जाएगा, या पता चलता है कि बाद में फोड़ा का रूप ले लेता है, या वहाँ फिर से गैया होती है तो धीरे धीरे दवा के माध्यम से वो ठीक होता है। तो इस तरीके से भी ये हीमोफीलिया में ब्लड का थक्का नहीं जमता है। यह भी एक तरीके से देखते हैं बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके बच्चे की नाक से ब्लड आने लगता है या कहीं कट गया फट गया डिलीवरी के समय ही, तो वो या कुछ 10 साल 12 साल की अवस्था आते आते बार बार ब्लड नाकों से आएगा और उनकी डेथ होती जाती है जब ये बीमारी होती है। तो बड़ी ख़तरनाक बीमारी ये भी है। अगला आपका क्लाइंट-फेल्टरन सिंड्रोम। क्लाइंट-फेल्टरन सिंड्रोम जो होता है ये देखेंगे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बीमारी है आपकी। क्लाइंट-फेल्टरन सिंड्रोम में होता क्या है कि पुरुष हिजड़ा, एक तरीके से ट्रांसजेंडर वाली बीमारी होती है। इसमें जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग में 46 होते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 जोड़ी फीमेल से आते हैं, 23 जोड़ी मेल से आते हैं। तो जिसमें 22 जोड़ी क्रोमोसोम जो होमोलॉगस होते हैं सम, और एक जोड़ी जो है विषम जो हेटेरोलॉगस होता है। तो उसमें होता क्या है कि भाई जो आप देखेंगे क्रोमोसोम्स की संख्या 46 के वजह 47 हो जाती है। जब 47 हो जाएगी तो पुरुष के जननांग जो हैं वो विकसित नहीं होंगे। उनका जो टेस्टिस होगा यानी
जो वृषण होगा, अंडकोश जिसे कहेंगे, वो छोटा हो जाएगा और वो केवल एक तरीके से पेशाब करने के लिए मतलब एक छोटा सा बन जाएगा और वो जो है किसी के साथ जो है मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा, ना वो बच्चे पैदा कर पाएंगे। एक तरह की बांझपन वाली बीमारी हो जाती है, तो वो फिर हिजड़े का रूप बना लेते हैं। तो ये भी बीमारी जो है बहुत कम होती है, बहुत रेयर केस में होती है, लेकिन ये भी बीमारी एक तरीके से अगर किसी पीढ़ी में है तो उनके आगे पीढ़ी में जो वो आ सकती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। फिर है कि पटाओ सिंड्रोम। पटाओ सिंड्रोम बड़ी खतरनाक बीमारी है। पटाओ सिंड्रोम जिसको हो जाती है वो बच्चे कब बचते नहीं हैं। बच्चे कुछ तो बच्चे पैदा होते ही डेथ हो जाती है, कुछ बच्चे थोड़ा सा 2-4 साल के होने के बाद मर जाते हैं, कुछ बच्चे 10 या 12 साल के होने के बाद मर जाते हैं। तो उसमें जो होता क्या है कि जो हमारा क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स का डिवीज़न हमने आपको मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन में पढ़ाया था कि जो इधर के क्रोमोसोम्स होते हैं भाई 46 क्रोमोसोम्स होंगे, उनका डिवीज़न होगा तो 23 क्रोमोसोम्स इसमें होंगे मेल में, 23 क्रोमोसोम्स उनको जो ओवा और स्पर्म में। तो यहाँ पे जब विभाजन होगा तो वहाँ पे जो आपका क्रोमोसोम्स होगा 23 पेयर से क्रोमोसोम्स का जो विभाजन नहीं होगा, वो अपनी एक डबल कॉपी बना लेगा। इसे ट्राइसोमी 13 भी कहते हैं, ट्राइसोमी 13 भी से कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें गर्भपात होने की संभावना ज़्यादा होती है, बच्चे की डेथ भी हो जाती है। पटाओ सिंड्रोम के नाम से जानेंगे कि क्यों इसे ट्राइसोमी 13 कहते हैं इस तरीके से। और इसमें जो है कि क्रोमोसोम 2 के बजाय 3 की जो 13 प्रतियां बना लेता है। तो इस तरीके से अगला आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में देखेंगे आपकी बड़ा कभी कभी देखेंगे आपकी कुछ गार्जियन के बच्चे जो होते हैं या कुछ जन बच्चों के सर बड़े हो जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, हाथ की अंगुलियाँ मोटी मोटी हो जाती है। बच्चा अभी छोटा सा ही है, क्योंकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होता। बच्चे मंद बुद्धि की वो होंगे और उनका शारीरिक विकास भी नहीं होगा, छोटे होंगे, लेकिन देखने में लगेगा कि बच्चा जो है ज़्यादा उम्र का है, तो उसको मंगोलायड भी कहा जाता है। तो उसमें मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होगा। और इसमें होता क्या है कि भी जो हमारा 21वीं क्रोमोसोम्स है, मतलब वो आप देख लीजिए कि जो क्रोमोसोम 46 होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स में भाई 23 क्रोमोसोम्स पुरुष से जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स महिला से जाएंगे। अब उसमें अलग बात है कि 22 जो होंगे समान होंगे और एक क्रोमोसोम मतलब अगर महिला का एक्स, महिला में एक्स होता ही है, महिला का एक्स गया, पुरुष का अगर एक्स गया तो लड़की होगी, अगर उसका महिला का एक्स है वो तो है ही है, और पुरुष का अगर वाई गया तो लड़का होगा। तो उसमें होता क्या है कि जो 21वां क्रोमोसोम्स होता है वो उसका डिवीज़न नहीं होता, वो डिवीज़न नहीं होता। उसमें क्या होता है कि वो अपनी एक एक्स्ट्रा कॉपी बना लेता है। तो इस तरीके से बहुत रेयर केस में ये होता है। और इस बच्चे की भी डेथ जाते जाते 15, 16, 17, 18 साल तक जाते जाते बच्चे की डेथ हो जाती है। बच्चा पूरी लाइफ तक जीवित सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इस तरीके से अगला है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में आप देखेंगे, टर्नर सिंड्रोम में कि जैसे कि ये टर्नर सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम की संख्या हम लोगों की ह्यूमन बीइंग में 46 होती है, इसमें 46 की बजाय 45 हो जाती है। एक क्रोमोसोम संख्या हो जाती है, इसके 40X या 40X0 भी कहा जाता है क्रोमोसोम संख्या। ये फीमेल ट्रांसजेंडर यानी महिला हिजड़ा जो होती हैं, उनकी भी जो सेक्सुअल आर्गन होते हैं वो भी विकसित नहीं होते हैं, और वो एक तरीके से बांझपन की कहा जाएगा उनको भी। और उनका एक अपनी भाई खाने कमाने के लिए उनका अपना एक ग्रुप हो जाता है, उस तरीके से वो तो खैर अलग बात है। तो उसमें क्या है कि ये भी एक तरीके से टर्नर सिंड्रोम क्या है, महिला ट्रांसजेंडर हो जाती हैं, महिलाएं ही इससे प्रभावित होती हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग देखें जेनेटिकल डिजीज़ यानी आनुवंशिक रोग। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर भी कर दें, ताकि और लोगों को मिलता रहे। और इसी तरीके से मेरा प्रयास है कि आप लोगों को कम समय में छोटे छोटे जो है टॉपिक्स को ला करके आप लोगों को देता रहूँ। धन्यवाद।